अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है सब देखने वाले सुनने वाले ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के हवाले से। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें हमने एंग्लो सेक्सन का जो टाइम पीरियड था वो डिस्कस किया था। स्पेशली उसका हमने इंट्रोडक्शन डिटेल से देखा था और हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो थी एंग्लो सेक्सन पीरियड की वो भी हमने डिटेल में बयान की थी। तो जिन दोस्तों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले उसको देखिएगा, उसके बाद फिर एंग्लो सेक्सन लिटरेचर की आपको अच्छे से समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के हवाले से, और इसमें हम तीन चीज़ें एक टाइम में कवर करेंगे। वो होगा एंग्लो सेक्सन लिटरेचर का सबसे पहले हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम आएंगे इसके वर्क्स की जानिब, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे ब्रीफली सा, और फिर हम लास्ट पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं एंग्लो सेक्सन लिटरेचर से। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट, काफ़ी डिटेल से मैंने बयान किया था कि जो एंग्लो सेक्सन का टाइम पीरियड था वो स्टार्ट होता है 450 एडी से और फिर ये जाता है 1066 एडी तक। 450 एडी से पहले दोस्तों जो इंग्लैंड था, ब्रिटानिया जो था, तो वहाँ पे रोमन्स लोग रहते थे, और रोमन से पहले वहाँ पे केल्टिक लोग रहते थे। फिर ये हुआ कि रोमन्स को वापस अपने आबाई इलाकों में जाना पड़ा। अपने आबाई इलाके जो थे उनके रोम, उनको डिफेंड करने के लिए। तो फिर इनको यहाँ से इंग्लैंड को छोड़ना पड़ा, ब्रिटानिया को छोड़ना पड़ा। तो जब दोस्तों 450 एडी में रोमन्स चले जाते हैं वापस से, तो फिर जो केल्टिक पीपल थे, वो जो केल्ट का एरिया था वो डिफेंसलेस हो जाता है। डिफेंसलेस होता है तो वहाँ पे फिर होती है एंग्लो सेक्सन की एंट्री 450 एडी में। एंग्लो सेक्सन जो हैं वो 450 एडी में जाते हैं। एंगल सेक्सन्स और जूट्स जो ट्राइब थे वो जाते हैं ब्रिटानिया में, इंग्लैंड में, और वहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं। और फिर दोस्तों इनका टाइम पीरियड चलता है तकरीबन 600 साल तक, और 1066 एडी में जो है, जो एंग्लो सेक्सन का किंग है, किंग हराल्ड, उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर यहाँ पे 1066 के बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है उसमें नॉर्मन्स आते हैं। नॉर्मन की कंक्वेस्ट होती है 1066 एडी में, और एंग्लो सेक्सन को ये डिफीट करते हैं। तो नॉर्मन्स आके फिर इंग्लैंड पे कब्ज़ा कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर चलते हैं लिटरेचर की जानिब। उस टाइम का जो लिटरेचर था एंग्लो सेक्सन पीरियड का, तो दोस्तों एंग्लो सेक्सन लिटरेचर इज़ आल्सो नाउन एज ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों ये जो एंग्लो सेक्सन पीरियड का जो लिटरेचर था इसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम की जो लैंग्वेज थी, इंग्लैंड में जो लैंग्वेज बोली जाती थी, जो यूज़ की जाती थी, वो थी ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश जो ज़ुबान थी वो एंगल सेक्सन्स और जूट्स जो थे वो जर्मनी से आए हुए लोग थे। उनकी ज़ुबान जो थी वो जर्मैनिक ज़ुबान थी, जर्मैनिक बोलते थे वो। और इससे पहले जो एंग्लो सेक्सन से पहले यहाँ पे केल्ट्स में लोग रहते थे, उनकी ज़ुबान थी केल्टिक। तो केल्टिक और जर्मैनिक ज़ुबान जो थी, इन दोनों लैंग्वेजेस को मिला के फिर कुछ मिक्सचर जो था वो ओल्ड इंग्लिश कहलाता है। जर्मैनिक लैंग्वेज और प्लस केल्टिक लैंग्वेज, इन दोनों को मिला के ओल्ड इंग्लिश बनती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट, लिटरेचर रिटर्न फ्रॉम 7th सेंचुरी टू 1066 एडी। दोस्तों ये जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर है ये उस लिटरेचर को कहा जाता है कि जो 7th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और फिर जाता है 1066 एडी तक। अब दोस्तों मज़े की बात यह है कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एंग्लो सेक्सन का टाइम पीरियड जो था वो 450 एडी में स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे है कि जो लिटरेचर है वो 7th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। अब ये है कि जो एंग्लो सेक्सन का टाइम पीरियड था वो हुआ स्टार्ट 450 एडी में, लेकिन तब कोई लिटरेचर नहीं था। ओरल लिटरेचर था, पोएम्स थी, लेकिन रिटन लिटरेचर कोई भी नहीं था। और रिटन लिटरेचर जो था उसका आगाज़ होता है 7th सेंचुरी में, और फिर ये जाता है 1066 एडी तक। दोस्तों ये जो लैंग्वेज इसमें यूज़ हुई थी एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में, ये थी ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश मैंने यहाँ पे जिक्र किया है इसका कि जो
जर्मेनिक स्पीकिंग पीपल थे, जो 3 ट्राइब थे, एंगल सेक्सन्स और ज्यूट्स, उनकी ज़ुबान और केल्टिक पीपल की ज़ुबान जो थी, उन दोनों को मिला के कंबाइन करके एक ज़ुबान बनी थी, वो थी ओल्ड इंग्लिश। तो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर की ज़ुबान ओल्ड इंग्लिश थी। फिर दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, द फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड डेट्स फ्राम, इट इज़ फ्राम 690 AD। तो ये जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर था, इसको बाकायदा जो एक रिटन फॉर्म में इसको तश्कील दिया गया, वो 690 AD में दिया गया। 690 AD से पहले ओरली लोग इसको यूज़ किया करते थे, चलते फिरते एक दूसरे को गाया सुनाया करते थे, इसको रिसाइट किया करते थे। लेकिन इसका रिटन फॉर्म में जो आगाज़ हुआ वो 1090 AD में हुआ। दोस्तों आगे है कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश लिटरेचर वर जर्मेनिक। जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर था, इसमें लिटरेचर की जो भी पोएम थी, जो भी फॉर्म थी, चाहे वो पोएम्स हैं, चाहे वो प्रोज हैं, ड्रामा है, क्रॉनिकल्स हैं, रिडल्स हैं, जो भी कुछ है, उसमें जो मोस्टली वर्ड्स थे वो बेस्ड थे जर्मेनिक पे। क्योंकि जर्मेनिक क्योंकि वहाँ पे रहते थे एंग्लो सेक्सन्स लोग। तो एंग्लो सेक्सन्स, क्योंकि मैंने बताया है कि वो आए थे जर्मनी से, तो उनकी लैंग्वेज जो थी वो जर्मेनिक ज़ुबान थी उनकी। तो वही जर्मेनिक का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, काफ़ी पॉपुलर थी उस टाइम जर्मेनिक इंग्लैंड में। तो इसलिए जो वर्ड्स थे लिटरेचर में वो ज़्यादातर जर्मेनिक थे। लेकिन आगे फिर जो इन्फ्लुएंस था लैटिन का, इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन इन लिटरेचर, सिर्फ जर्मेनिक नहीं थे, कुछ इन्फ्लुएंस उनमें लैटिन ज़ुबान का भी था। जो जर्मेनिक और इन्फ्लुएंस था लैटिन का, ज़्यादातर जर्मेनिक थे लेकिन इनमें इन्फ्लुएंस लैटिन का भी था। आगे दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वर्क्स इन लिटरेचर, कि जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर था उसमें किन किन चीज़ों पे काम किया गया। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एपिक पोइट्री। जो एंग्लो सेक्सन का लिटरेचर था, इसमें एपिक पोइट्री पे काफ़ी अटेंशन दी गई, काफ़ी तवज्जो दी गई, इस पे काफ़ी काम किया गया। अब दोस्तों एपिक पोइट्री होती क्या है? एपिक पोइट्री होती है एक लॉन्ग नरेटिव पोएम। ये काफ़ी लॉन्ग पोएम होती है, जिसका एक सीरियस स्टाइल होता है, सीरियस स्टाइल में लिखी जाती है। और दूसरी बात कि इसका जो टॉपिक होता है, जो मेन थीम होता है, जो टॉपिक होता है, मेन आइडिया होता है, ये काफ़ी सीरियस होता है, सीरियस टॉपिक पे इसको लिखा जाता है। एपिक पोइट्री जो होती है, दो चीज़ें हैं, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम, दूसरी सीरियस स्टाइल प्लस सीरियस टॉपिक। अब नेक्स्ट है फिर इसमें जो दूसरी चीज़ों पे गौर किया गया, उनमें से दूसरी चीज़ थी हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी का मतलब है टू राइट द होली, टू राइट द होली। ये ग्रीक का वर्ड है हेजियोग्राफी, जिसके मतलब है टू राइट द होली। इसका मतलब ये है कि जो भी होली चीज़ें होती हैं उनके बारे में लिखना। तो एंग्लो सेक्सन का जो लिटरेचर था उनमें होली चीज़ों के बारे में लिखा गया। और स्पेशली जो हमारी वेस्टर्न ट्रेडिशन है उसमें हेजियोग्राफी का मतलब ये है कि जो सेंट्स की जो हेजियोग्राफी होता है, ये एक लिटरेरी जेनर होता है जिसमें सेंट्स की लाइव्स के बारे में लिखा जाता है। तो जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर था उसमें सेंट्स की लाइव्स के बारे में लिखा गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सरमन्स। अब सरमन्स क्या होते हैं दोस्तों? सरमन्स वो होते हैं कि जो एड्रेस करते हैं थियोलॉजिकल, मॉरल या स्क्रिप्चरल टॉपिक्स को, उनको हम सरमन्स कहते हैं। तो एंग्लो सेक्सन का जो टाइम पीरियड था, जो उसका लिटरेचर था एंग्लो सेक्सन का, उनमें एड्रेस किया गया था थियोलॉजिकल, स्क्रिप्चरल और मॉरल टॉपिक्स को। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉनिकल्स। अब दोस्तों क्रॉनिकल्स क्या होता है? क्रॉनिकल्स ये होता है कि जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर लिखा जाता है। जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी हिस्ट्री में इवेंट्स पेश आते हैं उनके बारे में लिखा जाता है। और जो है जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर है, इसमें जो क्रॉनिकल्स हैं ये एंग्लो सेक्सन की हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। और जो क्रॉनिकल्स हैं इनका जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो ऑलमोस्ट नाइन्थ सेंचुरी में, इसको लिखा गया वेसेक्स में, क्रॉनिकल्स जो था।
नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास बाइबल ट्रांसलेशन। अब बाइबल ट्रांसलेशन क्या था कि एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में जो एक मेजर वर्क था वो बाइबल ट्रांसलेशन पे था। जो बाइबल की ट्रांसलेशन हुई थी ओल्ड इंग्लिश में, बाइबल की ट्रांसलेशन की गई थी ओल्ड इंग्लिश में। नेक्स्ट फिर आते हैं दोस्तों, और ये जो बाइबल की ट्रांसलेशन हुई थी इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये बाइबल की ट्रांसलेशन में जो फेमस राइटर का नाम आता है वो है एल्फ्रेड, और हाउस ऑफ वेसेक्स भी इसमें काफ़ी पॉपुलर था ट्रांसलेशन करने में। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है रिडल्स। अब रिडल्स क्या होता है? रिडल्स होता है एक स्टेटमेंट या क्वेश्चन या फिर फ्रेजेस जिनके डबल मीनिंग्स होते हैं। और ये एंग्लो सेक्सन के टाइम पीरियड में ये काफ़ी सिग्निफिकेंट जेनर थे, जो कि इनको लैटिन में भी लिखा गया था और ओल्ड इंग्लिश में भी। लैटिन में भी थे ये और ओल्ड इंग्लिश में भी। और दोस्तों उस दौर में एंग्लो सेक्सन के दौर में इसको एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टूल समझा जाता था किसी ज़बान को सिखाने के लिए या फिर फ्रेंड्स, दोस्तों और दीगर लोगों को एंटरटेन करने के लिए। नेक्स्ट फिर दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 400 सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द पीरियड। जो एंग्लो सेक्सन का टाइम पीरियड था इस वक्त हमारे पास इसकी जो 400 मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो सर्वाइविंग हैं। नेक्स्ट फिर दोस्तों हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर पे। तो एंग्लो सेक्सन का जो लिटरेचर था इसके कुछ एलिमेंट्स थे। वो एलिमेंट्स कौन कौन से थे? पोइट्री थी। पोइट्री में बहुत द रिलीजियस पोइट्री भी आती है, इसमें इसमें फिर हीरोइक पोइट्री भी आती है। दोनों फॉर्म्स ऑफ पोइट्री थी, हीरोइक भी थी और रिलीजियस भी थी। फिर हमारे पास आता है प्रोज, फिर चार्म्स, रिडल्स, मैगजीम्स और प्रोवर्ब्स। अब हम देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स को। इस टाइम पीरियड का लिटरेचर था, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी? तो सबसे पहले है ओरल लिटरेचर। कि ये जो इस एज का लिटरेचर था, ये जो एंग्लो सेक्सन पीरियड था इसका लिटरेचर जो था ये ओरल होता था, रिटन नहीं था। क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस का दौर नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट एरा। सो ये जो भी लिटरेरी वर्क होते थे उनको सेव करने के लिए कोई सोर्स नहीं था। ओरल लिटरेचर से मुराद ये है कि जो भी वर्क हुआ है इस एज में, लोग चलते फिरते एक दूसरे को सुनाया करते थे, एक दूसरे को स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में बताते थे। लेकिन इसका जो रिटन वर्क है वो अगर है भी थोड़ा बहुत तो वो सेव नहीं है, ये ओरल होता था, गाते थे लोग इसको। नेक्स्ट है इसमें थीम्स। थीम्स जो इसमें होते थे वो रिलीजियस होते थे और हीरोइक होते थे। अब हमने पीछे डिस्कस किया है कि जो एंग्लो सेक्सन्स थे वो पैगन्स पीपल थे और जो केल्टिक पीपल थे वो क्रिश्चियंस थे। अब जो केल्टिक थे चूँकि वो क्रिश्चियंस थे तो ज़ाहिर है उनके लिए फिर वो रिलीजियस वर्क लिखते थे, वो गॉड के बारे में लिखते थे, वो गुड वर्सेस इवल के बारे में लिखते थे। लेकिन चूँकि जो एंग्लो सेक्सन्स थे वो पैगन्स पीपल थे, तो पैगन्स का बिलीव गॉड पे नहीं होता, किसी एक गॉड पे नहीं होता, तो वो हीरोइज़्म के बारे में लिखते थे। वो अपने वर्क्स में हीरोइक कैरेक्टर्स, ब्रेवरी, इन इन चीज़ों को डालते थे, इन चीज़ों के बारे में लिखते थे। इसकी फेमस एग्जांपल आप ले सकते हैं बियोवुल्फ, जो कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की एक फेमस पोइम है, हीरोइक पोइम है ये। इसके बाद फिर थर्ड करेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है यूज़ ऑफ एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है दोस्तों? एलिट्रेशन होता है यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब जो एक लाइन है किसी भी वर्क में, जो लाइन लिखी गई हो उसमें अगर तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हो तो उसको हम एलिट्रेशन बोलेंगे। और एलिट्रेशन क्योंकि है, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया है कि ओरल लिटरेचर होता था, लोग गाते थे इसको स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में, लोग ओरली लोगों को बताया करते थे, दूसरों को बताया करते थे। और जो भी स्टोरी टेलर होता था उसका ये मोटिव होता था कि वो अपने लिसनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उनकी जो अटेंशन है वो जो स्टोरी है उसकी तरफ ज़्यादा हो। तो उस अटेंशन को लाने के लिए जो लिसनर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए फिर उनको चाहिए था, कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिनसे जो लिसनर्स हैं वो अट्रैक्ट हों
उनमें अट्रैक्शन पैदा हो, वो मोटिवेट हों, तो इसलिए फिर उन्होंने इसमें रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स लाई, ताकि वो अट्रैक्ट हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें, सुन सकें, स्टोरी में इंटरेस्ट उनकी पैदा हो। फिर हमारे पास आता है रेपिटेशन। ऊपर हमने बात की है कि कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन जो होती है उसको अलिट्रेशन कहते हैं, लेकिन रेपिटेशन का मतलब ये है कि जो कोई एक वर्ड होता है वो पूरे का पूरा वर्ड ही वापस रिपीट हो रहा हो, या फिर फ्रेज़ है कोई तो वही फ्रेज़ फिर अगेन रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक वर्ड है तो ये दोबारा यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है, तो ये वर्ड और ये वर्ड दोनों एक ही वर्ड हैं, रेपिटेशन हुई है, इसको हम बोलेंगे रेपिटेशन। या फिर ये जो वर्ड था ये वाला, तो ये वापस इस लाइन में दोबारा रिपीट हुआ है, इसको भी रेपिटेशन बोलेंगे। अब यूज़ ऑफ कैसरा कि आप किसी लाइन को सुनाते हुए जो लाइन के मिडल में एक पॉज लेते हैं, एक वक्फा लेते हैं या ब्रेथ लेते हैं, तो उसको हम कैसरा बोलते हैं। और कैसरा उस टाइम के स्टोरी टेलर्स एक लॉन्ग पोएम को एपिक पोएम, एपिक चूँकि एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है तो वो काफ़ी लॉन्ग होती है, तो उसमें कैसरा यूज़ हुआ करता था। जैसे कि बियोवुल्फ आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि उस लॉन्ग पोएम को सुनाने के लिए ब्रेथ तो चाहिए होता है, पॉज़ तो चाहिए होता है। ये तो नहीं हो सकता है कि लगातार कंटिन्यूअसली उस पोएम को सुनाते जाओ। ये उसमें कई ज़रा की जो होती है वो कई ज़रा मैंडेटरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह पॉसिबल नहीं है कि एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम आप एक ही सांस में सुना दें। सो कई ज़रा होता है एक पॉज़ या ब्रेथ जो होता है मिडल ऑफ द लाइन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।